एक बड़ा सवाल कर रहा हूं आपसे, क्या आप आजादी की लड़ाई में शामिल किसी ऐसे बड़े कांग्रेसी नेता का नाम जानते हैं जिसे अंग्रेजों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने के जुर्म में फांसी या काला पानी जैसी यातनापूर्ण सजा दी हो? कांग्रेसियों से भी मेरा निवेदन है कि अंत तक ये वीडियो देखिएगा। एक नाम मुझे मिला है, वो आज आपको बताऊंगा और आपसे ये भी पूछूंगा कि आप ये नाम क्यों नहीं जानते, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि 99.99% लोग वो नाम नहीं जानते होंगे। और यदि आपको काला पानी में दी जाने वाली यातनाओं के बारे में जानकारी नहीं है तो भी इस एपिसोड को अंत तक देखिए, इसमें कई आंख खोल देने वाली बातें आपको मिलेंगी। पर सोचिए, भगत सिंह को जेल में कोड़े मिलते हैं, उन्हें अच्छा खाना मिले इसके लिए भी उन्हें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ता है, और दूसरी तरफ जब नेहरू जैसे कांग्रेसी नेताओं को अंग्रेज जेल में बंद करते हैं तो उन्हें रोज सुबह नया अखबार पढ़ने को मिलता है, उन्हें मनमाफिक व्यंजन खाने को मिलते हैं। तो प्रश्न क्यों नहीं पूछना चाहिए कि क्या अंग्रेजों द्वारा गठित कांग्रेस पार्टी के नेहरू जैसे नेता अंग्रेजों के कोई रिश्तेदार थे और वो जेल में क्या टाइम पास करने जाया करते थे? नमस्कार मित्रों, मैं आपका साथी, आपका सहयोगी ओमेंद्र भारत। अब तक के 3 एपिसोड्स में आपने ये समझा कि किस तरीके से अंग्रेजों द्वारा ही अपने सुरक्षा कवच के रूप में कांग्रेस का गठन किया गया और उसके गठन के 20 वर्ष बाद डिवाइड एंड रूल की रणनीति अपनाते हुए देश की जनता को बांटने के उद्देश्य से कुछ मुस्लिम नेताओं को मिलाकर पहले बंगाल का 1905 में विभाजन किया जाता है और 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के हितों को ध्यान में रखकर मुस्लिम लीग काम करने लगती है और भारत के बाकी समाज यानी कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, जिन्हें सावरकर ने हिंदुत्व की परिभाषा में एक सूत्र में बांधा, उनके हितों का हनन होना शुरू हो जाता है और कांग्रेस हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। सावरकर के बारे में अब तक हमने यह समझा कि यदि 1907 में वीर सावरकर ने लंदन में 1857 की क्रांति के 50 वर्ष पूरे होने पर अर्थात स्वर्ण जयंती के अवसर पर बिगुल न फूका होता और 1000 पेजों वाली अपनी किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखकर उसे प्रचारित न किया होता, तो आज भी हम 1857 की क्रांति को अंग्रेजों व तत्कालीन लिबरल कांग्रेसी नेताओं की तरह म्यूटनी या गदर या सैनिक विद्रोह कहते। उसे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत की जनता द्वारा लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सम्मान न मिलता। 1911 में सावरकर को काला पानी की सजा भुगतने के लिए अंडमान की सेल्यूलर जेल में बंद कर दिया जाता है। आज हम उस जेल की यातनाओं से बात शुरू करते हैं। ये एक जेल नहीं बल्कि अंग्रेजों द्वारा उस टापू पर बनाया गया टॉर्चर सेंटर था। आंकड़ों के अनुसार इस जेल में अंग्रेजों ने लगभग 80,000 राजनीतिक कैदी बंद किए, जिसमें से बहुत कम जिंदा बचे थे। वीर सावरकर और उनके भाई बाबा राव सावरकर के अलावा कुछ और बड़े नाम थे, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन्हें ये यातनाएं भुगतनी पड़ी। योगेंद्र शुक्ला, एचएसआरए के फाउंडर। एचएसआरए आप समझ रहे होंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सारे क्रांतिकारी उसी में काम किए। तो योगेंद्र शुक्ला एचएसआरए के फाउंडर्स में से माने जाते हैं और भगत सिंह को इन्हीं के अंडर में ट्रेनिंग मिली थी। उनके अलावा बटुकेश्वर दत्त, सचिंद्रनाथ सान्याल, फजले हक खैराबादी, भाई परमानंद, सुबोध राय, त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि उस यातना को भुगते थे उस दौर में। इन कैदियों को इस कदर पृथक रखा जाता था, अलग अलग रखा जाता था कि इन्हें यह भी नहीं पता होता था कि हमारे सिवाय कौन से दूसरे क्रांतिकारी इस जेल में बंद हैं। विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई बाबा राव सावरकर को 2 साल तक यही नहीं पता चल पाया था कि वो दोनों भाई एक ही जेल में अलग अलग सेल्स में 2 साल से बंद थे। इतनी यातनाएं दी जाती थी उस जेल में कि कैदी नंबर 31555 इंदु भूषण रॉय ने एक दिन ऊबकर अपने सेल में अपना ही कुर्ता फाड़कर उसकी पहले रस्सी बनाई और फांसी का फंदा बनाकर खुद फांसी पर झूल गए। और इस तरह आत्महत्या करने वाले वो अकेले नहीं थे, बल्कि कई ऐसे लोग थे जो कि जब यातनाओं से भर जाते थे तो इस तरीके की घटनाएं कर गुजरते थे। कैदी नंबर 31054 राम रक्षा ने अन्न जल त्याग दिया जब जेलर ने जबरन उनका जनेऊ उतरवा लिया।
कैदी नंबर 38511 बाबा भान सिंह को अंग्रेज अधिकारी डेविड बैरी की एक सनक पर उसके मातहत अफसरों ने तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गए। ऐसे में कुछ आज के कांग्रेसी, याद रखिए मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि भारत में 3 तरीके की कांग्रेस रही है और तीनों एक दूसरे से भिन्न रही हैं। एक गांधी जी के भारत आने से पहले की कांग्रेस, दूसरी गांधी जी के समय की कांग्रेस और तीसरी गांधी जी के बाद की कांग्रेस जो नेहरू खानदान की गुलाम होती चली गई। तो आज के कुछ कांग्रेसी वीर सावरकर पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी और मुक्त करने को कहा, जो कि एक मूर्खतापूर्ण आरोप है। यदि आप एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति हैं तो जरा अपने आप को सावरकर की जगह रखकर सोचिए कि उस यातनापूर्ण जेल में आपके सामने क्या विकल्प होंगे। नंबर 1, जेल की दीवारों पर सर पटकते पटकते 50 साल की जेल भुगतो और शायद उसी बीच में मर जाओ। नंबर 2, दूसरा विकल्प, अपने कुर्ते को फांसी का फंदा बनाओ और आत्महत्या कर लो। और नंबर 3, किसी प्रकार उस जेल से बाहर निकलो और आजादी की लड़ाई में पुनः कूदकर महत्वपूर्ण योगदान दो, जो कुछ कर सको वो करो। सावरकर ने अपना तीसरा विकल्प चुना कि मरना तो बहुत आसान था, पर जिंदा रहकर अंतिम सांस तक मां भारती की सेवा करना एक क्रांतिकारी के जीवन का परम लक्ष्य होता है। सावरकर कानून के ज्ञाता और विद्वान थे। उन्होंने अपना कूटनीतिक दिमाग लगाया। उन्होंने अंग्रेजों को अपने पिटीशंस के माध्यम से विश्वास दिलाया कि यदि अंग्रेज उन्हें छोड़ देते हैं तो वह किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। और इस तरह लगभग 10 साल काला पानी की सजा काटने के बाद सावरकर को अंडमान की जेल से मुक्ति मिली, लेकिन पूरी आजादी नहीं। उन्हें 2 मई 1921 को रत्नागिरी की जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है और यहां उनके जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। सावरकर ने 10 साल के अपने सेल्यूलर जेल के दिनों में कील और पत्थरों को पेन की तरह और अपनी काल कोठरी की दीवार को कागज की तरह इस्तेमाल करते हुए उस वक्त समाज को एकजुट करने हेतु लगभग 10,000 लाइनें लिखकर कंठस्थ की थीं। रत्नागिरी की जेल में जब उन्हें असली के कागज और कलम उपलब्ध हुए तो उन्होंने अपने दर्शन को एक किताब की शक्ल दी और नाम रखा एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, जो आज भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। सावरकर के अनुसार हिंदुत्व की सीमा में केवल एक धर्म, जिसे हिंदू धर्म कहा गया, केवल वो नहीं आता है, बल्कि उनके अनुसार हिंदुत्व वो संस्कृति है जिसका वो सभी लोग पालन करते हैं जो इस भारत भूमि को अपनी मातृभूमि, अपनी पितृभूमि मानते हैं, अर्थात अपने उन पूर्वजों की भूमि जिन्होंने जीवन जीने की कला व धर्म का विकास इसी भूमि में रहकर किया हो। और इस परिभाषा में हिंदू मतावलंबियों के अलावा सिख, जैन, बौद्ध सभी आते हैं, क्योंकि ये सारे जीवन दर्शन इसी भारत भूमि में विकसित हुए हैं, कहीं बाहर से किसी भारतीय के ऊपर ये नहीं थोपे गए हैं। 6 जनवरी 1924 को वीर सावरकर को रत्नागिरी की जेल से मुक्त कर दिया जाता है, पर 1937 तक 1937 तक वो पूर्णतः आज़ाद नहीं हुए। वो रत्नागिरी जिले से बाहर नहीं निकल सकते थे। अंग्रेजों ने उन्हें एक घर प्रोवाइड किया था जिसमें लोग उनसे मिलने आ सकते थे। इस तरीके से कह सकते हैं कि हाउस अरेस्ट जैसी या आप डिस्ट्रिक्ट अरेस्ट जैसी आप सिचुएशन में उन्हें मान सकते हैं। महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे नेता उनसे मिलने रत्नागिरी आया करते थे। सावरकर ने अपने लेखों, विचारों व दर्शन के माध्यम से रत्नागिरी में रहकर ही समाज में नई ऊर्जा का संचार आरंभ किया। सावरकर जानते थे कि वो कोई कांग्रेसी नेता नहीं है कि जिन्हें फांसी या काला पानी की सजा न दी जाती हो। वो जानते थे कि यदि उन्होंने एक भी कानून तोड़ा तो अंग्रेजी सरकार उन्हें फिर से उठाकर अंडमान भेज देगी और वो जो उन्होंने सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम चालू किए थे वो पुनः रुक जाते। इसलिए उन्हें अपनी किताब में भी ये डिस्क्लेमर लिखना पड़ता था। जितनी भी वो किताबें उस दौरान उनकी छपी, उसमें एक डिस्क्लेमर लिखा जाता था कि उनका राजनीतिक क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। इस वीडियो की शुरुआत मैंने जिस प्रश्न के साथ की थी उसके उत्तर के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहूंगा। अभी एक दिन मैंने सोशल मीडिया पर यह सवाल दाग दिया कि भैया किसी बड़े कांग्रेसी नेता का नाम बताना जिसे आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों ने फांसी या काला पानी की सजा दी हो,
क्योंकि अपनी पूरी रिसर्च के दौरान मुझे ऐसा कोई नाम नहीं मिला, बल्कि मैंने गूगल पे भी सर्च करने की कोशिश की तो गूगल पे भी मुझे ऐसा कोई जवाब नहीं मिला। मैंने ये ट्विटर पर कांग्रेस पार्टी और उसके पूर्व अध्यक्ष राहुल व महासचिव प्रियंका को भी टैग करते हुए प्रश्न भेज दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, फेसबुक पर एक जवाब आया। कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को यह बात बहुत चुभ गई कि उस वक्त कांग्रेस के नेताओं ने देश के लिए यह सर्वोच्च बलिदान क्यों नहीं दिया, और या फिर अंग्रेज उनसे यह बलिदान क्यों नहीं लिया करते थे। और मेरे एक कांग्रेसी मित्र हिमांशु त्रिवेदी ने कई घंटे की खुदाई के बाद, खोजने बीजने के बाद उन्हें एक कांग्रेसी कार्यकर्ता का नाम मिल ही गया जिसे अंग्रेजों ने फांसी दी थी। तो सबसे पहले तो मैं हिमांशु जी को समुद्र में से मोती खोजने के इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये काम किया और हम सभी के समक्ष वो एक नाम प्रस्तुत किया। और वो मोती थे कुशल कुंवर, जो कि असम के रहने वाले थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे, और भारत छोड़ो आंदोलन में एक घटना में उनका नाम आने पर अंग्रेजों ने उन्हें 15 जून 1943 1943 की सुबह 4:30 बजे फांसी पर लटका दिया था। आज 15 जून 2020 है और मैं मां भारती के उस अमर सपूत को उसकी 77वीं पुण्यतिथि पर पूरे श्रद्धा भाव के साथ मैं सबसे पहले नमन करता हूं और आपसे भी निवेदन करता हूं कि अब से हर साल 15 जून को उनका शहीद दिवस जरूर मनाइएगा। और जरा विडंबना देखिए कि जिस देश में आजादी के बाद 54 साल 54 इयर्स कांग्रेस का राज रहा हो, वहां उसके शहीद कार्यकर्ताओं को कितना सम्मान मिला। क्यों नहीं हम लोग आज 77 इयर्स आफ्टर उन शहीद कुशल कुंवर के बारे में जानते हैं? क्यों नहीं उन्हें किसी विशेष पुरस्कार या स्मारक बनाकर आज तक सम्मानित किया गया? क्या कांग्रेस पार्टी को देश के लिए शहीद हुए लोगों का नाम लेने में शर्म आती है? और यही सच है कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी नेहरू खानदान की गुलाम बनती चली गई, जो कि इस श्रृंखला में मैंने कई बार आपके समक्ष साबित किया है। गांधी बड़े व्यक्तित्व थे, तो नेहरू ने बड़ी चालाकी से उनका सरनेम एक झूठी कहानी गढ़ के अपनी बेटी इंदिरा को दिला दिया। नहीं तो वो इंदिरा नेहरू भी जानी जा सकती थी, लेकिन वो इंदिरा गांधी के रूप में जानी गई, क्योंकि नेहरू जानते थे कि आजादी के बाद की जो राजनीति होगी उसमें ये गांधी सरनेम बहुत काम आने वाला है। आज स्थिति ये है कि प्रियंका वाड्रा की शादी कहीं और हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी अपने साथ सरनेम वो गांधी कैरी कर रही हैं, और देखना है कि उनके जो बेटे और उनकी बेटियां होती हैं उनको भी क्या गांधी सरनेम ट्रांसफर किया जाता है या यहीं पे ये रुक जाता है। और बाकी के गांधी सरनेम तो इन लोगों ने ले लिया, और बाकी के जो नेता थे उनको धीरे धीरे किनारे करना चालू कर दिया गया, भले वो उन्हीं की पार्टी के नेता व कार्यकर्ता क्यों ना हो। एक उदाहरण तो मैंने अभी रख दिया आपके सामने कि कुशल कुंवर को अभी तक हम लोग क्यों नहीं जानते हैं, किंतु भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर जैसे अनेकानेक भारत मां के ऐसे सपूतों को जनता ने अपने दिलों में बसा कर रखा, वहां से वो उन्हें कैसे निकाल पाते। तो इस श्रृंखला के चौथे भाग को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। पांचवें भाग में हम लोग समझेंगे कि सावरकर के जेल जाने के बाद देश में ऐसी कौन सी बड़ी घटनाएं हुई जिन्होंने सावरकर को झकझोर दिया कि जेल में मरने से बेहतर है कि बाहर निकलो और अपनी कूटनीतिक समझदारी से देश के युवाओं का नेतृत्व करो। हम यह भी समझेंगे कि जब तेजी से बढ़ते मुस्लिम लीग को नियंत्रित करने में कांग्रेस विफल होने लगी तो किस प्रकार गैर मुस्लिम समाज एकत्र होकर शेष समाज के हितों की रक्षा के लिए हिंदू महासभा का गठन करता है, जिसे आगे चलकर वीर सावरकर ने एक सार्थक मंच का रूप दिया। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।